तो दोस्तों इस वीडियो में हम कैलकुलस के व्हाट, व्हाई एंड हाउ को जानेंगे। इसके अलावा हम इसकी स्टोरी ऑफ ओरिजिन को पढ़ेंगे, साथ में डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के बीच में एक सीक्रेट लिंक है, वो क्या है वो समझेंगे, और डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन को भी समझेंगे साथ में। और फॉर्मूलाज जो मेन फॉर्मूलाज हैं जो आपके 11th क्लास में काम आएंगे वो पढ़ेंगे हम। और ये टोटली इस तरह से रखेंगे कि आपको ऐसा फील हो कि भाई ये आपने खुद से डिस्कवर किया है। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल सी शेप ट्रायंगल से। ट्रायंगल की शेप में हमें एक चीज नजर आती है, इसका एरिया, और यही चीज 212 बीसी के आसपास मैथमेटिशियंस को भी नजर आती थी। एरिया निकालना ट्रायंगल्स का, स्क्वायर्स का उनके लिए पॉसिबल था, लेकिन जैसे ही वो एरिया कर्व्स की तरफ शिफ्ट होता था, कर्व्ड सरफेसेस या फिर कर्व्स का एरिया, वो निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उनके लिए। तो उस टाइम पे इस डिफिकल्ट टास्क को अपने हाथ में लिया 212 बीसी के आसपास ही एक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने सर्कल का एरिया निकालने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। ट्रिक ये थी कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, इसमें मैं एक स्क्वायर फिट कर दूं, तो उसने सर्कल में एक स्क्वायर फिट कर दिया। अभी क्या है कि एक स्क्वायर फिट करने से भी सर्कल का जो एरिया है और स्क्वायर का एरिया है दोनों अलग आ रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया, स्क्वायर की जगह पॉलीगन्स फिट करना शुरू किया। जैसे कि ये 4 साइडेड है, फिर 5 साइडेड, 6 साइडेड, 32 साइडेड। तो जितने ज्यादा साइड के पॉलीगॉन बनते गए, वो क्या करते थे, जैसे ये सर्कल है, अब इसमें बहुत साइड्स वाला पॉलीगन एंटर करेगा तो वो उतना ही इसके क्लोज जाता जाएगा एरिया ऑफ सर्कल के, क्योंकि इस पॉलीगन का एरिया, ये पॉलीगन जो है इसका एरिया और ज्यादा क्लोज है सर्कल के एरिया के पास। तो इस ट्रिक से आर्किमिडीज पहुंचे इंफिनिटी पर, और यहां पर पहली बार इंफिनिटी की पावर का यूज किया गया सर्कल का एरिया निकालने के लिए। अब बात आती है कि कैसे किया। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर कोशिश करेंगे कि एन साइडेड पॉलीगन बनाए। अब क्या है कि सर्कल ऐसे बना दिया गया। अब इसमें अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो हम ऐसे ऐसे इंटरसेक्शंस मार सकते हैं, और इनको जो ज्वाइन करने वाली चीज है वही एक तरह से एन साइडेड पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक तरह से एरिया ऑफ सर्कल बराबर हो जाएगा, ये पॉलीगन्स में देखा जाए तो ये बहुत सारे ट्रायंगल्स ही हैं, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे ये पॉलीगन्स बढ़ते जाएंगे, ये ट्रायंगल छोटा छोटा होता जाएगा, और एक तरह से इतना छोटा हो जाएगा कि इसका जो बेस है, हाफ ऑफ बेस, यानी कि ये पार्ट एक तरह से इस लाइन पे पहुंच जाएगा। और ये नोटिस करने वाली बात है कि हम एरिया निकालने गए थे और अब हम यहाँ कर्व्स में स्ट्रेट लाइंस ढूंढ रहे हैं एक तरह से। तो एक कर्व जो है, मान लो ये कर्व है, इसको जितना जूम करते जाएंगे, जूम इन करते जाएंगे, इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन पे पहुंचने लगेंगे। तो उसी तरह dx लेंथ की स्ट्रेट लाइन उसका बेस बन गया, और उसका एल्टीट्यूड, अब ये जितना क्लोज आएगा वो एल्टीट्यूड रेडियस के इक्वल होता चला जाएगा। तो एक तरह से एरिया ऑफ सर्कल इन सारे एरियाज का सम है। इस सम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ हाफ ऑफ dx इंटू आर। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्वेश्चन ये है, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखा जाए तो
अब इन सभी हाफ डी एक्स आर का टोटल सम, एक तरह से हाफ आर कॉमन हो गया इनमें, और समेशन ऑफ ऑल डी एक्स, सम ऑफ ऑल डी एक्स। अब ये सारे डी एक्स छोटे छोटे छोटे, इन सब का सम क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल, तो हाफ ऑफ आर इंटू 2πr, हाफ से हाफ गया, सर्कल का एरिया इस तरह से आर्किमिडीज ने निकाला था πr² के इक्वल। तो इस तरह से एक इम्पॉसिबल समझे जाने वाले टास्क को आर्किमिडीज ने पॉसिबल कर दिया। उसके बाद कैलकुलस का क्या हुआ, ये 212 बीसी की स्टोरी है, तो उसके बाद कैलकुलस का क्या हुआ, कुछ नहीं, ये सारा टास्क यहीं पे रुक गया, दैट्स इट। तो फिर ये स्टोरी आगे बढ़ी 1500-1600 के आसपास, एडी 1500-1600 एडी के आसपास ये स्टोरी आगे बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इतना टाइम लग गया, 212 बीसी से इतना टाइम लग गया किस चीज के आने में, कार्टेशियन प्लेन। रेने डिकार्ट ने जो कार्टेशियन प्लेन दिया था, यानी कि जैसे ये बोर्ड है, ये एक्स वाई प्लेन जो आपका होता है, जो आप काफी टाइम से यूज कर रहे होंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस पे हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक वाई में और एक एक्स में। ये चीज आने में, ये चीज इस टाइम पे आई, हो सकता है इसके भी थोड़ा आसपास आई हो, तो इस टाइम पे जब ये चीज आई उसके बाद ही ये कहानी आगे बढ़ पाई। हुआ ये कि अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन कंसीडर करें, यानी कि यहां पे हम ये कंप्लीट कर दें, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये चीज जो है ये वाई की वैल्यू एक्स के साथ चेंज होती हुई है, तो चेंज यानी कि चेंज की स्टडी एक्स कार्टेशियन प्लेन में जब हम कर रहे हैं, किसी भी चेंज की प्रॉब्लम को हम एक्स वाई प्लेन में एंटर कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो कि जैसे कि वाई वेलोसिटी मान लो और एक्स टाइम मान लो, तो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, ये तो एक तरह से ये जो चीज है थीटा, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट है स्लोप मतलब कि भाई कितना ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, क्योंकि अगर ये स्लोप ज्यादा होगी तो ये और ज्यादा इंक्रीज करेगी, कम होगी तो वेलोसिटी कम इंक्रीज करेगी टाइम के साथ। तो एक तरह से इसका टेंजेंट, एक कैलकुलेबल जो इजी नंबर्स में क्वांटिटी आती है, टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि ये स्लोप ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्टीपनेस या फिर कितनी हाई, यानी कि इसको हम साथ में ये कह सकते हैं ये है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जैसे कि ये साथ के साथ में चेंज हो रही है वेलोसिटी। अब क्या है, ठीक है, लेकिन फिर से वही चीज वही प्रॉब्लम कर्व्ड सरफेसेस के लिए, जैसे एरिया निकालते वक्त हम कर्व्ड सरफेसेस पे पहुंचे थे, ऐसे ही यहां पे कर्व्ड सरफेसेस पे जब हम जाएंगे तब क्या होगा इस प्रॉब्लम का। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए कर्व्ड सरफेस की, यानी कि कर्व्ड सरफेस पे रेट ऑफ चेंज किसी भी टाइम पे क्या है, जैसे कि t = 3 सेकेंड्स है मान लो ये, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है। अब टेक्निकली देखा जाए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मान लो ये वेलोसिटी की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी चेंज होगी। अब रेट ऑफ चेंज क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस, एक चीज ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल पाना, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर स्लोप क्या होगी। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन, इसका वही सॉल्यूशन जैसे कि इन्फिनिटी का वहां पे यूज किया था, इन्फिनिटी का हम यहां पे भी यूज करेंगे। यहां इन्फिनिटी का यूज कैसे करेंगे, जैसे वहां पे हमारे पास आया था सर्कल का स्मॉल 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 पार्ट्स में तोड़ लिया था, तो ऐसे ही इस कर्व को भी हम स्मॉल 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 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। तो ऐसे जैसे कि ये, और यहाँ पे ये कर्व स्ट्रेट लाइन जैसी है, ऐसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे भी ये कर्व स्ट्रेट लाइन जैसी होगी। तो ये जो इसका जो एक तरह से इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, जो बेस्ट स्ट्रेट लाइन इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है, वो है टेंजेंट टू दिस कर्व
एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये लाइन जो थीटा बनाएगी उसका टेन थीटा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। थीटा किसका थीटा? थीटा ऑफ एंगल मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व at that point, at that particular point। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। अभी जस्ट लिखने की बात है, मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल लैंग्वेज प्रोवाइड करना। एक तरह से ये क्या चीज है, ये टेंजेंट थीटा किस चीज को दिखा रहा है? अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को जूम इन करें तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रहा है? छोटा सा y में चेंज आ रहा है और छोटा सा x में चेंज आ रहा है। अगर बिल्कुल छोटा इंटरवल लेंगे तो उसमें थोड़ा सा y राइज करेगा, यानी कि जो y की वैल्यू है यहां से यहां चली जाएगी, और जो x की वैल्यू है यहां पे, यहां से थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो dy बाई dx टेंजेंट थीटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंगल मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप क्या होती है? टेंजेंट ऑफ, ये टेंजेंट अलग है, ये टेंजेंट क्या है? जो एक बार टच करता है, और ये टेंजेंट थीटा वाला है, यानी कि जो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ठीक है, तो आपके पास एक लैंग्वेज बनती जा रही है, मैथमेटिकल लैंग्वेज। कर्व्ड सरफेस, यहां भी हमने इन्फिनिटी का यूज किया, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालते वक्त भी इन्फिनिटी का यूज किया। लेकिन इसमें ना जो सबसे एक सीक्रेट जो छुपा हुआ है, वो ना अब तक इधर दिखाई दिया है ना वो इधर दिखाई दिया है। इस सीक्रेट को सिर्फ न्यूटन ने सबसे पहले देखा। न्यूटन ने जब प्लेग उनके इंग्लैंड में आया तो न्यूटन को यूनिवर्सिटी से, मतलब यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को ही अपने अपने घर भेज दिया। तो न्यूटन वहाँ पे अपना कहीं सॉलिट्यूड में ये सब कैलकुलेट करते थे, अलग अलग वैल्यूज देखते थे, वो प्लैनेट्स के मोशन, एप्पल्स क्यों गिरती हैं, या फिर कोई कैनन है वो कितना राइज करेगी, प्रोजेक्टाइल्स वगैरह को स्टडी करते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज को नोटिस किया, जो अब तक आप भी नोटिस नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारे लोग अपना 10th कर लेते, 11th 12th कंप्लीट कर लेते हैं, इवन जेई क्रैक कर लेते हैं, वो भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते। बट ऑल्दो इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो इस चीज में छुपी हुई है वो ये है, वो चीज समझाने के लिए, जैसे इसको आप अपना नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको वो चीज आपको दिखाता हूं जो इन दोनों में छुपी हुई है। स्टार्ट करते हैं हम कहानी को दोबारा से, ट्रायंगल से, विद द नॉलेज जो कि अभी हमने गेन किया है उससे। तो ये देखो, ये स्लोप है और ये है एरिया। पर अगर ये एक्स वाई एक्सिस ही है तो ये इसकी लाइन है, तो एक तरह से टेक्निकली मैं बता ही सकता हूं ना कि एरिया कितना होगा किसी भी पॉइंट पे। यानी कि जैसे यहां पे ये स्लोप, टेंजेंट थीटा स्लोप है, ये एरिया कितना होगा, ये थीटा से ही पता लग जाएगा मुझे किसी भी टाइम पे। मतलब एरिया और ये जो स्लोप है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कनेक्टेड तो है, बस वो देख पाना मुश्किल है। इसके लिए न्यूटन ने क्या किया, अब जैसे हमें पता है कि भाई स्लोप क्या है, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और एरिया क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया है एरिया एक्यूमुलेटेड या फिर एरिया अंडर द कर्व। इन दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, वो इससे दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि जैसे ये बढ़ता जाएगा पर ये एरिया उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम x की ये वैल्यू लेंगे तो एरिया क्या है हमें पता है, ये x की ये वैल्यू लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, वी नो इट। तो इस एंगल से
इस स्लोप से एरिया का रिलेशन तो है। अब वो रिलेशन क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किया न्यूटन ने? इसको वैसे तो कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको बहुत सबसे इजी वे में मैं आपको बताता हूं, वो भी कर्व के साथ। ये कोई कर्व है मान लो, तो किसी भी x वैल्यू पे ये y है, तो यहां पे और dx आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो ये पॉइंट। अब देखो एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, इसको मैं अगर ये कहूं इंक्रीज इन एरिया, यानी कि अगर एरिया को भी हम एक फंक्शन मान ले x का, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, तो एरिया में इंक्रीज डी ए, इंक्रीज ये पार्ट है एक तरह से, इतना एरिया बढ़ा। अगर dx x प्लस dx हो गया तो एरिया अंडर द कर्व डी ए एक्स से बढ़ गया। अब ये देखो ये कितना होगा, ये क्योंकि अब dx बहुत स्मॉल है तो ये चेंज बहुत स्मॉल होगा, ये उसी तरह से हो गया। तो जैसे हमने सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया था, तो यहां पे y की वैल्यू x पे, यानी कि y की वैल्यू जो भी x पार्टिकुलर x पे होगी, वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय, एक तरह से ये एक रेक्टेंगल जैसा ही है। अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये dx जीरो की तरफ टेंड करेगा। और dx क्या होता है, बहुत ही स्मॉल, यानी कि जीरो की तरफ टेंड करने वाली चीज, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो dx इंटू वाई एक्स, ये हो गया रेट, एक तरह से चेंज ऑफ एरिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये dx नीचे आ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया, dAx बाई dx इज इक्वल टू वाई एक्स। यानी कि इन दोनों में जो जो अलग अलग रास्ते से गए थे, स्लोप के रास्ते से, जिसको कि स्टार्ट होने में 1500-1600 में स्टार्ट हुआ, और जो एरिया का रास्ता जो आर्किमिडीज चल चुके थे जिसपे, वो दोनों कैसे जुड़ गए यहां पे आके। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब जैसे कि एरिया अंडर ए फंक्शन, एक तरह से अंडर अ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, एरिया वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखो एक तरह से अभी एरिया और स्लोप कैसे कनेक्टेड है, वो ऐसे देखो, डी ए एक्स बाई डी एक्स बराबर है फंक्शन के, और डी वाई एक्स ओवर डी एक्स बराबर है स्लोप के। ठीक है, एरिया स्लोप, यानी कि डबल डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वैल्यू ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन स्लोप। इस तरह से दोनों कनेक्टेड है। स्लोप कैसे कनेक्टेड है, डी ए एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव, एक तरह से एरिया का डबल डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव कर दे अगर हम एरिया का, क्योंकि एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव है स्लोप। इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो हम एक तरह से अब आ गए हैं y x कर्व कोई भी बना दो कर्व, ठीक है, वैल्यू एट एक पार्टिकुलर x पे, x कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू होती है dy बाई dx, ये क्या बताता है, स्लोप या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। अब इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन क्या बताता है, इंटीग्रेशन बताता है, जैसे कि अगर मैं यहां पे ये लिखूं y dx इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये चीज देखो, ये इंटीग्रेशन y dx क्या चीज है, सम ऑफ ऑल y dx, यानी कि y की वैल्यू dx की वैल्यू, ये एक तरह से एक रेक्टेंगल का प्रोडक्ट है। तो y की वैल्यू इस पॉइंट पे जैसे y है, और रेक्टेंगल वो dx वाला स्मॉल dx वो, तो इन सब का जो सम है
ये एरिया बन गया एक तरह से। तो इंटीग्रल वाई डी एक्स क्या है? एरिया। तो इंटीग्रेशन यहां से आता है, इंटीग्रेशन क्या है? एरिया। और स्लोप डेरिवेटिव क्या है? स्लोप डेरिवेटिव एरिया। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? इस चीज का डबल डेरिवेटिव वो स्लोप दे देगा आपको, एरिया का डबल डेरिवेटिव आपको स्लोप दे देगा। एरिया से स्लोप पहुंचना है, एरिया का डेरिवेटिव करो, एरिया का डेरिवेटिव करो, फिर से डेरिवेटिव करोगे तो स्लोप आ जाएगी आपके पास। बस ये इसी पर्टिकुलर चीज का यूज करके स्लोप से एरिया की तरफ और एरिया से, अब देखो स्लोप एक्चुअल में कैलकुलेट करना आसान है। ये तो ये बता रहा है कि भाई एरिया है, एरिया इस चीज के बराबर, पर एरिया कैलकुलेट करना हमें नहीं आता। बट डीवाई बाई डी एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, फंक्शन है क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? होगा डी एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स, चेंज इन एक्स स्क्वेयर। अब इसको ना दो तरीके से कर सकते हो आप, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री से, और अलजेब्रा से। स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, अगर dx चेंज आता है उसकी साइड में तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा? तो ये साइड होगी x प्लस डी एक्स, नया एरिया, और x प्लस डी एक्स नई साइड, तो नया एरिया क्या होगा? अब देखो ये चीज देखने लायक है कि भाई इसमें जो मान लो ये x रहा होगा, ये पार्ट dx है, ये पहले x रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये पार्ट को हम dx बोल देते हैं, dx, और ये पार्ट x। तो ये पार्ट यहां से लेके यहां तक ये पुराना स्क्वायर है, ठीक है, ये है ओल्ड स्क्वायर और ये नया। तो चेंज इन एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहां से? तो हम यहां से देखेंगे तो एक तो ये पार्टिकुलर पार्ट है dx का स्क्वायर, और ये है x dx, x जो कि साइज है इनटू dx, x dx और x dx, 2x dx प्लस dx का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि dx टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इसका स्क्वायर 0 ही, इसको इग्नोर हटा सकते हैं हम यहां से, मतलब वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। बस ये पार्ट है dx का स्क्वायर हटा सकते हैं। तो चेंज इन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, कितनी हो गई? 2x dx, क्योंकि नया एरिया बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। अभी हमने देखा ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x x dx, ये पार्ट है x dx, ये पार्ट है, और ये पार्ट dx का स्क्वायर है, जो कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर dx बहुत छोटा है। इसमें तो दिख रहा है, लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई ये जो बना हुआ है ये बहुत छोटा है, ये तो जस्ट दिखाने के लिए है। तो 2x dx चेंज इन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2x चेंज इन एक्स स्क्वायर कितना हो गया? dx डिवाइड बाई dx, ये भी dx। तो यहां से dx कट गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x के इक्वल आ गया। पर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे कि एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे बनता है, उसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो, यानी कि ये एरिया पूरा कैलकुलेट करना हो, ये हम कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं है भाई, कोई भी तरीका नहीं है हमारे पास। हमें उस फंडामेंटल थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा जो न्यूटन ने निकाली। और यही तो प्रॉब्लम थी, जो न्यूटन को इतना जीनियस कहा जाता है, वो ये प्रॉब्लम सोल्व की थी उसने कि भाई एरिया आपने बता तो दिया ये चीज है, पर इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि भाई हमें एरिया से स्लोप पे जाना आता है। एरिया का डेरिवेटिव फंक्शन, और फिर फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप, ठीक है। अब जैसे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एरिया देखो, एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं अब हम पूछते हैं उस पे। फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी निकाला हमने, कितना? 2x, ठीक है। एरिया का डेरिवेटिव, एरिया
का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एरिया फंक्शन जो भी रहा होगा उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने देखा है 2x है। तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया हम लगा सकते हैं कि भाई एरिया क्या होगा। अब वो करेंगे कैसे, जैसे कि हमने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर है तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है 2x। ये एक्चुअली कंप्लीटली ऐसे है, x की पावर n है तो ये n x n माइनस 1 बन जाता है। अब यहीं पे जो ये चीज है ना, जो फंडामेंटल थ्योरम है, उसकी जीनियस यहीं से निकल गई, यहीं इसकी जीनियस प्रेजेंट है कि हमें ये पता है कि ये पार्ट क्या है, एरिया, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पे जो भी है उस फंक्शन का एरिया ऐसे आता है कि भाई यहां का डेरिवेटिव ये, जैसे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, यानी कि 2x जो फंक्शन है ना उसका एरिया एक्स स्क्वायर है। 2x जो फंक्शन है उसका एरिया एक्स स्क्वायर है, यानी कि n माइनस 1 जो फंक्शन है उसका एरिया x की पावर n है, क्योंकि ये डेरिवेटिव से पूछता है। x की पावर n का डेरिवेटिव nx n माइनस 1 है, तो nx n माइनस 1 का एरिया x की पावर n होगा। nx n माइनस 1 का एरिया x की पावर n होगा। तो nx n माइनस 1 हम देखते हैं क्या है। अभी जैसे कि हम निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर का एरिया, तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि भाई 3x 3 माइनस 1 का एरिया होगा x क्यूब, यानी कि 3x 3 माइनस 1 का एरिया x क्यूब होगा, यानी कि 3x स्क्वायर, अगर 3x स्क्वायर जो कर्व है उसके अंडर एरिया x क्यूब आएगा, यानी कि x स्क्वायर जो कर्व है उसके अंडर का एरिया x क्यूब बाय 3 आएगा। ये जो इनवर्स प्रोसेस किया, इसी इनवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन के सिंबल वगैरह और डेफिनेशन तो वो है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है इसका इनवर्स, डेरिवेटिव का इनवर्स कर पाना, ये फंडामेंटल थ्योरम से ही आई है, ये कहीं और से नहीं, ये डेफिनेशन से नहीं आई, ये न्यूटन ने डिस्कवर किया है ये चीज, इसलिए न्यूटन को जीनियस कहा जाता है। तो यहां से एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर का, यानी कि ये एरिया जो आपसे या फिर किसी से भी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, वो यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कर्व है, उसके अंडर का एरिया एक्स क्यूब बाय 3 है। तो ये होता है मतलब यूज एरिया निकालने में, यानी कि हम चले कहां से थे, स्लोप से। न्यूटन जहां पहुंचा वो स्लोप के वाली साइड से चलने से पहुंचा, और रास्ता किसका आगे बढ़ाया, आर्किमिडीज का। जो आर्किमिडीज ने जो रास्ते शुरू किए थे स्लोप से चलते हुए, न्यूटन वहीं पहुंच गए और उनसे भी आगे निकल गए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव्स के। ये डेरिवेटिव ऑपरेटर की तरह काम कह सकते हैं आप कि भाई x की पावर n का डेरिवेटिव आप करोगे तो nx n माइनस 1 आएगा, यानी कि x की पावर n की स्लोप nx n माइनस 1 स्लोप होगी। साइन x की स्लोप कोस x होगी, कोस x की स्लोप माइनस साइन x होगी, टेंजेंट x की सीकेंट स्क्वायर x, कोट x की माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो इस तरह से फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उन क्वेश्चंस में फॉर्मूला जहां भी बुक में जहां से भी आपको देखने को मिले, देखो, देख के अपना करो, देखते गए करते रहोगे, धीरे धीरे आपको याद भी रह जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप जितना उसको यूज करोगे वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। तो हमारी फाइनल रिवीजन कुछ इस तरह से हुई कि भाई हमने ट्रायंगल से शुरू किया और सारी चीजें निकाल ली। ट्रायंगल से हमने क्या स्टार्ट किया, एरिया निकालना। एरिया जैसे ही हमने एरिया निकाला, आर्किमिडीज वाला 212 बीसी में जो किया उसने, फिर सर्कल कर्व्ड, सर्कल के साथ सर्कल का एरिया निकाला, तो वहां से इंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई और फिर सब कुछ रुक गया। और फिर 1500 सेंचुरी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन नहीं आया था। कार्टेशियन प्लेन क्या करता है, इसको वाई एक्स बना देता है। तो जैसे ही ये वाई एक्स बने, वाई एक्स,
तो ये चीजों में रेट ऑफ चेंज, क्योंकि स्लोप वाला पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है, रेट ऑफ चेंज से। तो जब ये वाई एक्स प्लेन आया, वहां से हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने लगे। तो जैसे सर्कल के लिए एरिया निकाला, ऐसे ही ये कर्व्स के लिए ये रेट ऑफ चेंज जब हम निकालने लगे, तब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको किया, स्मॉल टुकड़ा, तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा बना। तो हमें पता लगा कि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज जो है वो जो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, उसका टेंजेंट थीटा, ये डेरिवेटिव है, ये उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यहां से आया। और फिर उसके बाद न्यूटन ने किया, इन दोनों को जोड़ा, एरिया, इस एरिया को और इस स्लोप को, इस एरिया और इस स्लोप को न्यूटन ने जोड़ दिया। और उसने निकाला कि भाई एरिया को अगर एक फंक्शन मान लो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ओरिजिनल फंक्शन देगा और उसका डेरिवेटिव स्लोप देगा। इस तरह से एरिया और स्लोप कनेक्टेड है।